बचपन मना रे यारा बचपन मना बचपन मना रे यारा बचपन मना. Hello and welcome to Ahmedabad. We are joining you today from the International Kite Festival. It's a beautiful venue and the sky is full of colorful kites. If I may show you around, आसमान में रंग-बिरंगी पतंगें भरी हुई हैं. उत्तरायण और मकर संक्रांति जो है उसका एक मतलब पतंग उड़ाने से भी है. It is synonymous with kite flying, but it is also a day of new beginning. So, what better day to introduce you to a new beginning, a new campaign here at NDTV along with the Ek Step Foundation, Bachpan Manao. Let me introduce you to our new campaign, but before we do that, I'll show you around. यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुटे हुए हैं और ये पूरा कैंपेन है बचपन मनाओ. ये बच्चे जो हैं पतंगों को सजा रहे हैं, रंग रहे हैं और यही मकसद है दिखाने का और बताने का कि बच्चे सीखते भी हैं लेकिन खेल के ज़रिए से. तो यहाँ पे ये रंगों के बारे में सीख रहे हैं, शेप्स और साइजेस के बारे में सीख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे हैं जो उन्हें सिखा रहे हैं. यहाँ पर मैम आप बच्चों को पतंगों के बारे में बता रही हैं, सिखा रही हैं, बनाते भी हैं और बहुत ज़ोरदार हवा अभी चल रही है तो पतंगों को थोड़ा सा उससे भी बल मिल रहा है. पर क्या आप अभी यहाँ पे बच्चों को सिखा रही हैं ये सब रंगों के जरिए पतंगों को सजा रहे हैं? मज़ा आ रहा है बच्चों को? हाँ जी, हम सिखा नहीं रहे हैं, हम उनको अपनी इमेजिनेशन डेवलप करना चाहते हैं. तो हम नहीं चाहते कि उनके पास हम बताएं कि आप ऐसा करिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपने उनके अंदर इतना हुनर है, हमसे ज़्यादा हुनर है. आपने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें कुछ सिखा नहीं रहे हैं और सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बच्चों की जो अपनी सोच है, जो उनका अपना इमेजिनेशन है, उसको पंख लगाना यही हमारी कोशिश है. और आज जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें हमको सहयोग कर रहा है गुजरात टूरिज़्म. हमारे साथ गुजरात टूरिज़्म में गुजरात सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी जुड़ेंगे और हमारे साथ एक पैनल में और भी लोग मौजूद हैं. आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट से जो यहाँ पर मौजूद हैं. और बचपन बनाओ जो कैंपेन है वो दरअसल क्या है, उसका मकसद क्या है, ये भी हम आगे बात करेंगे. हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे राजेंद्र जी जो सेक्रेटरी हैं गुजरात सरकार में टूरिज़्म विभाग में. पर हमारे साथ यहाँ पर दीपिका जी जुड़ी हैं जो एक स्टेप फाउंडेशन से हैं. और अब एक स्टेप फाउंडेशन ने जो ये शुरुआत की है वो क्यों की है ये भी समझेंगे. दीपिका मोगली शेट्टी चीफ है पॉलिसी एंड पार्टनरशिप एक स्टेप. डॉक्टर गायत्री मेनन हमारे साथ हैं जो एनआईडी से जुड़ी हैं, एक्टिविटी वाइस चेयरपर्सन. अमिता टंडन जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ से. तो इसके पहले कि मैं ये बातचीत की शुरुआत करूं, बहुत दिलचस्प है ये जानना और बताना कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में, जीवन में जो शुरुआती 8 साल होते हैं वो दौर होता है जब बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते समझते हैं, जब सबसे ज़्यादा उनके जहन का विकास हो सकता है. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान हम उन्हें उनकी मदद करें कि वो खेल के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग क्रिएटिव ज़रिए से सीखें. Because the first 8 years is the time when a child's brain develops to its maximum potential, and that is the entire focus of this campaign that NDTV has started with the Ek Step Foundation. So Deepika, let me ask you, what was the thought behind this? Why do you think it's so important that children learn but they are not really always in a structured medium or an institution or a classroom? They can learn even while they play, and probably that is the best way that they can learn. Thank you so much. That's a wonderful question, actually, and perhaps the most important question in a setting like this. Creating spaces for play is perhaps one of the most required mandate, if I may say so, both at a policy level and at a science level, particularly for children in the first 400 weeks. And at Ek Step Foundation and a large number of organizations who are working particularly in the early years to bring attention to the idea. Why is this important? It is important because children learn best through play. And play is not like specifically like sport or anything structured in that way. Everything they do with that intent is play. And therefore,
creating spaces, creating thriving, joyful environments. So whether it is within school, within Anganwadis, within our community spaces, or in spaces like this, to make space for children. And like that lady said, we are not teaching them, we are just giving them space. To do that is critically important as a society. And for that reason, Bachpan Manao is an invitation to participate in this journey of unlocking play for children and the abundance of childhood. So the abundance of childhood, and that's something so important. And what do we really mean by that? Because it's so interesting to know that a child's brain develops the most in the first 3 years of life than at any other point in their life, and the first 3,000 days, that is till the age of 8 years, it offers the best opportunity for a child's growth and development. And like I said before, that does not really mean only classes or coachings or institutions or schools. They are very important. School की अपनी अहमियत है, structured learning की अपनी अहमियत है, लेकिन जो शुरुआती 8 साल हैं उसमें ऐसे मौके दें, जैसा अभी आपने सुना, ऐसे दीपिका ने हमें बताया कि ऐसे मौके दें, जगह बनाएं बच्चों के लिए, स्पेसेस बनाएं जहां वो सीख सकें और खेल के माध्यम से सीख सकें. Because play is the ultimate cheat code to create an optimum childhood and a childhood of abundance and growth. And it is essential also to build those basic life skills that children can develop during their childhood. It is so important. And how does that really help? If I may come to you, you are with the NID and you have created some amazing, wonderful toys also that help children learn. Can you tell us a little bit about that? I think play is a part of our culture. Like Indian culture, we see that a lot of our festivals are very intricately, related with play and the play experience. And we also find that children don't need to be taught how to play, that is something which is an inbuilt ability. Yeah, and children, when they play, they are learning on their own. Play and learn is also very closely knit with each other. So when we design toys, when we design games, when we design, outdoor play experiences, we try to look into the nature, the culture, and how it can be contextualized to our Indian environment and the way children are living and growing over here. So I also want to ask you, Gayatri, what is the role that design plays here in joyful learning? And what kind of thought goes into creating those, the crafts and spaces which will help inspire children to learn or playfully teach them something? So when we look at play and learning in design, we try to look at it in a more holistic way, that you not only look at it as, we have games which teach mathematics, we have games which teach geography, but more importantly, we want to look at play as a way of developing the overall abilities of a child. Yeah, so if they are playing outdoor, if we make outdoor play equipment, it enables the child to develop the physical, physically, right? Games often also help develop a child socially. They engage with each other. So you have competitive play, you have cooperative play. And how do you use game as a means for socializing? Mm-hmm. Games also teach children to win, but they also teach children to lose, which is very important. That you need it is to so important. You need to get used to that as well. Especially in today's time when everyone is just so focused on winning, it is so important to teach them that it's okay to lose. And to, like we say, the sportsmanship spirit, that's what they can learn through this. Yeah? Tell us a little more about that. The National Education Policy also recommends toy-based learning, right? Toy-based pedagogy. And you were a part of that expert committee. So I have been a part of the expert committee in, introducing creativity and design in education, and also in introducing toy-based pedagogy. And it's very important, and it's very good to know that at a policy level also there is a lot of thought which is going into, how do we make joyful learning a part of experience for all children. स्कूल में होने से ये बात होती है कि घर पे तो बच्चे खेलते ही है, बट स्कूल में सभी बच्चों को ये मौका मिलता है. और टीचर्स अगर सेंसिटाइज हो जाए इस बात से कि जो भी सिखा रहे हैं उसमें जॉय होना चाहिए, मज़े से सीखे बच्चे, एक्सपीरियंशियली सीखे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीखे, तो चिल्ड्रन विल स्टार्ट एंजॉइंग इट. जी,
जी, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं श्री राजेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे गुजरात टूरिज्म का, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और आप सचिव हैं गुजरात सरकार में, पर्यटन विभाग में। यहाँ पे हम बचपन मनाओ की बात कर रहे हैं और ये मौका है उत्तरायण और मकर संक्रांति का, जिसका एक मतलब पतंग उड़ाने से भी है। वो बिल्कुल सिनोनिमस है पतंग उड़ाने से। यहाँ पे चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगे हैं आसमान में। बचपन की बात हो रही है, बच्चे हैं यहाँ पर पतंगों को रंग रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए स्काई फ्लाइंग फेस्टिवल में क्या है, किस तरह के मौके हैं? थैंक यू नगमा जी। जैसा आपने कहा कि काइट फ्लाइंग बचपन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम और आप भी अगर अपने बचपन को याद करें तो पतंग उड़ाना एक सबसे प्रिय एक्टिविटी होती थी। जब पूरे अड़ोस पड़ोस में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ हम इस चीज़ को करते थे। पतंग उत्सव की जो सबसे बड़ी बात है, ख़ास बात है, वो ये है कि जैसे आपका जो थीम है बचपन मनाओ, उसको ये नेचुरली मनाता आया है। सबसे ज़्यादा उत्साह अगर पतंगोत्सव का किसी में होता है तो वो बच्चों में होता है। और गुजरात में जो उत्तरायण यानी कि सूर्य का मकर संक्रांति में जब प्रवेश होता है, उसको एक उत्सव में रूप में मनाया जाता है। इसके धार्मिक, ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक पहलू हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पतंग उड़ाई जाती है। वो बचपन से लेके जो उम्र है उसके हर एक ग्रुप को के लिए इस उत्सव में कुछ ना कुछ रहता है। और गुजरात में लगभग 1989 से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को मनाया जाता है। और काइट जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे उत्सव में सिग्निफाई करती है कि बच्चे जो है वो, जिसको आज की डेट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी आपने बात किया, थीम है आउट ऑफ स्कूल लर्निंग, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटडोर लर्निंग। तो इसमें जो पतंगोत्सव हम लोग मनाते हैं उसके बहुत सारे पहलू हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पतंगबाज हैं वो आते हैं, वो करते हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे काइट बनाने की जो वर्कशॉप है वो भी रखी गई है। बच्चे पतंगे बनाते हैं, उड़ाते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। वो इसका एक मुख्य पहलू है। और ये कितना दिलचस्प है कि एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं और उनकी अपनी जो इमेजिनेशन है उसको भी पंख लगते हैं एक तरह से। तो अमिता जी, मैं ये जो हम प्ले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्ले जो है ये कितनी बड़ी चीज़ है सीखने सिखाने के लिए, इसके महत्व को और समझना चाहूँगी आपसे। बिकॉज यूनिसेफ ऑल्सो ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले लास्ट ईयर। सो हाउ डिड दैट कम अबाउट, एंड प्लीज टेल अस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले दैट यूनिसेफ recognizes. Thank you very much for this question. So, play actually is very, very essential for human development. The International Day of Play, the observance actually started last year, and numerous activities were held right at the New York headquarters and also across countries. There were campaigns, there were activities at communities, schools, and various settings. But why? Like you said, kyun? Kyun zaruri hai ye? Like Gayatri ji also said, like Deepika also said, play is what promotes entire human development. Whether we talk about cognitive development, whether we talk about motor development, social development, and essential life skills. Like we heard about resilience, we heard about team building, we heard about negotiation. These are the skills that children actually require, and even more so today. So that was the reason that the International Day of Play was we decided to observe that, and annually it will amplify the message across countries. And countries are making huge investments. UNICEF with different governments across countries is helping governments develop programs, policies that encourage play. For example, in India also, we are working with the national government, state government. You have a huge example of the Papa Pagli program. The government of Gujarat, the department, is making huge investments to ensure that children play wherever they are, in whatever settings, whether you're talking about a program, an ICDS Anganwadi in coastal area, tribal area, most vulnerable children, they are getting the opportunities to reap the developmental benefits of play. We've heard about this already. Yeah, absolutely. And probably that's why we've started this campaign or this initiative along with Ek Step Foundation. It's an initiative about celebrating childhood and letting children be. And while we say letting children be, that does not mean that we're against education, right? All we are saying is change the way they learn. खेल के जरिए बच्चे ज़्यादा सीखते हैं. आपने देखा होगा कि बच्चों के आसपास अगर आप उन्हें खिलौने दें तो वो उन खिलौने से नहीं खेलते जो उनके
आसपास पड़ी चीज़ें होती हैं उसको खिलौना बना लेते हैं और उससे खेलते भी हैं और उससे सीखते भी हैं। तो ये बातचीत यहाँ जो हम कर रहे हैं वो और दूसरे जगहों पर भी किस तरह से इससे जुड़ी पहल हो रही है ये भी हम देखेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भी। लेट मी गो अक्रॉस फर्स्ट टू पूजा भारद्वाज इन बॉम्बे। पूजा इज ज्वाइनिंग मी फ्रॉम द लाडीवाली आंगनबाड़ी इन करजत टू सी व्हाट दे आर डूइंग देयर। पूजा, ओवर टू यू। जी नगमा, मकर संक्रांति का दिन है आज और चूंकि हम बचपन मनाओ इस थीम की चर्चा कर रहे हैं एक स्टेप फाउंडेशन की, और इस मुहिम की एक खूबसूरत तस्वीर हम मुंबई से करीब करजत में दिखाने के लिए पहुंचे हैं लाडीवाली आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां पर आप तस्वीरें देखें किस तरह से यहां पर तिल गुड़ के लड्डू बच्चे एक साथ बना रहे हैं और पतंगों को किस तरह से रंग से भरा जा रहा है। तो एक खूबसूरत तस्वीर आंगनवाड़ी केंद्र में जहां अपने माताओं के साथ, दादी नानी सबके साथ ये बच्चे बैठकर एक ग्रुप में यहाँ पर एक सर्कल में लड्डू बना रहे हैं। और कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति बेटा। हैप्पी मकर संक्रांति। क्या बना रहे हो आप? दिखाओ जरा हमारे दर्शकों को क्या बना रहे हो। क्या है ये? लड्डू। तिल गुड़ के लड्डू। क्यों बनाते हैं ये और क्या बोलते हैं आज के दिन इन लड्डुओं को लेकर? तिल गुड़ खाओ, गुड़ मीठा मीठा बोलो। हाँ, नहीं मराठी में क्या बोलते हैं? आपने उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया। मराठी में क्या बोलते हैं? तिल गुड़ खाओ, तिल गुड़ घ्या, गोड गोड बोला। हाँ, तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, यानी कि हिंदी मतलब हुआ तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। तो एक संदेश ये बच्चे भी दे रहे हैं कि मीठा मीठा बात करें, खेल खेल में हमें सिखाएं। और क्या आपने भी ये बनाया? दिखाइए, कितने लड्डू बनाए आपने? 4 लड्डू बनाए। तो ये बच्चे देखिए किस तरह से एक साथ बैठकर ये सब, आप देखिए कोई समाज और वर्ग की कोई यहाँ पर बाधा या सीमा नहीं है। हर समाज वर्ग के लोग यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर एक साथ आते हैं, उनकी माताएं भी यहाँ पर हैं। बचपन मनाओ जब हम बात करते हैं मैम, तो एक तरीके से हम ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से खेल खेल में बच्चे हमारे सीखें और उनका मानसिक विकास हो और भविष्य को एक तरह से हम आकार दें। जो ये त्यौहार है क्या महत्व रखता है और बच्चों को इस तरह से सिखाना जो वो कर रहे हैं अभी, क्या मायने रखता है आपके लिए, एक माता के लिए जो वो देख रहे हैं कि किस तरह से एक साथ बैठ के ये खुशी खुशी खेल खेल में सीख रहे हैं? ये जो त्योहार है ना वो साल में एक बार आता है। एक तो 14 जनवरी और 15 जनवरी के दिन आता है ये, और बच्चों जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। और हम जो ये लड्डू बनाते हैं, ये तिल गुड़ और जो मूंगफली जो होती है उससे बनाते हैं, वो बहुत अच्छा और बच्चों के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो वो खाते हैं ना तो अच्छी तरीके से खाते हैं, और बनाते टाइम भी जो ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, जो बच्चों को भी खाने के लिए बहुत अच्छा लगे और आकार सीखते हैं। तो किस तरह से बनाते बनाते त्योहार में परंपरा को भी सीख रहे हैं, संस्कृति को समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल परमार जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड वे मुंबई संस्था के, और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही संस्था काम करती है। शुक्रिया अनिल जी अपना समय हमें देने के लिए। खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर है। सबसे पहले अंकुर प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बताइए, क्या काम करता है ये आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ? अंकुर प्रोजेक्ट यूनाइटेड वे मुंबई जो एक सामाजिक संस्था है उसका एक इनिशिएटिव है। अंकुर प्रोजेक्ट में हम जो है बच्चों के साथ खेल खेल में उनको कैसे सिखाया जाए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 0 to 6 शून्य से लेकर 6 तक की जो आयु होती है बच्चों के लिए, वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तबक्का रहता है ये। उसमें हम बच्चों के साथ कैसे काम करें, उनको खेल खेल में कैसे सिखाएं, एंड हाउ डू वी मेक श्योर कि बच्चे जो जब स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के लिए वो रेडी रहे। तो उसका अंकुर प्रोजेक्ट पीरियड है ये, जहां आपने कहा कि 6 to 8 इयर्स के बीच का, जिसमें हम आकार देते हैं भविष्य का। और हम यहाँ भी देख रहे हैं ये किस तरह से काइट्स को कलर कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं। किस तरह से एक्टिविटीज प्लान करते हैं ये आप, और बचपन मनाओ जब हम ये कहते हैं तो आप किस तरह से इसको समझेंगे और समझाएंगे? जैसे ये एक एक्टिविटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, पतंग है, हमारी काइट है, उसमें काइट को ड्रॉ किया है, उसको कलर किया जा रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे। एक तो है कि कलर, कौन कौन से कलर आइडेंटिफाई करेंगे, उनका ग्रॉस मोटर जो हाथ से जो काम कर रहे हैं वो एक विकास हो रहा है उसका, और उसके साथ साथ उनको मज़ा भी आ रहा है। अगर यही चीज़ हमें चौक और बोर्ड के थ्रू समझाने जाए तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ये खेल के तरीके से अगर सिखाया जाए तो बच्चे ज़्यादा एंगेज रहते हैं और ज़्यादा सीख भी पाते हैं और मज़ा भी लेते हैं। थैंक यू अनिल जी। तो हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से बचपन मनाओ, यानी कि ये बच्चे कलर, आकार, शेप, साइजेस सब सीख रहे हैं। साथ ही साथ त्यौहार, परंपरा, संस्कृति, ये सब एक साथ बैठ
खासकर आंगनबाड़ी केंद्रों में किस तरह से ये सीख रहे हैं, खेल खेल में आगे चलकर इनका भविष्य एक आकार देने की कोशिश संस्था की तरफ से भी हो रही है, और यही बचपन मनाओ सेलिब्रेट कर रहा है आज जी नगमा। बचपन मनाओ सेलिब्रेट कर रहा है आज जी नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा. Thank you so much for that, and we are joining you today from this very beautiful location. We are in the middle of the International Kite Festival, which is an annual event, and our program today is supported by Gujarat Tourism. We are at the Sabarmati riverfront. It's a beautiful location. The sky is full of kites of all color, shapes and sizes, and there are so many kite flyers here from so many different countries. तो हम अपने दर्शकों को भी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए. ndtv.com/बचपन पे जाइए और आप वर्चुअली काइट फ्लाई कर सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं. तो पतंगबाजी, जब आज की दुनिया में सब कुछ वर्चुअल भी हो रहा है, तो वर्चुअली आप पतंग भी उड़ा सकते हैं, अपने पसंद की पतंग बना सकते हैं, उसे अपने दिल पसंद रंगों से रंग भी सकते हैं. तो जुड़िए हमारे साथ. मकर संक्रांति is here और इस बार हम इसे मनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में. Let's take the joy of kite flying to new heights. And the best part, you don't even need to win for this one. Come, let me show you how. Just click on this button, choose your colors, patterns, and let your creativity soar. Write your message of support. Once you're done, आप अपनी kite download कर सकते हैं, फिर इसे friends या family के साथ share कर सकते हैं. Spread the festive spirit far and wide. So, what are you waiting for? Let's design, fly, and share some happiness this Makar Sankranti. बच्चों को हंसते खेलते सीखने दो, उन्हें बचपन मनाने दो. So, while you fly those kites virtually, let us show you here what's happening. There are colorful kites all across. The sky is full of kites of all shapes, sizes and color. And there are so many different countries who are participating here at the International Kite Festival. And like we've said before, ये जो पतंगे हैं, वो एक तरह से प्रतीक है उस आज़ादी की भी जिसकी हम बात कर रहे हैं. बचपन को खुलकर जीने दो, बचपन को मनाओ. और इसी से जुड़े बातचीत यहाँ पर हम कर रहे हैं. दीपिका हमारे साथ हैं एक स्टेप फाउंडेशन से. दीपिका, मैं इससे ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम ऐसे स्पेसेस बनाएं और हम खेल के जरिए सीखें, बच्चों को कैद नहीं करें. What is the flip side of this? What if we do not create such environments and such open spaces or nurturing spaces? How does it hamper children then? I think that's a fantastic question, and the answer to that, I will give it to you in three ways. And in some ways, I think everybody before and even on ground, the story, the person from United Way also mentioned it. What happens if we don't do it? What happens is, at a very, very personal, emotional level, we end up thwarting the possibilities of abundance, the richness of abundance that is likely and possible in the first 8 years. We end up thwarting it inadvertently. But the beauty of where we stand today is our education policy. NEP says it. The NCF talks about the importance of play. We have policy permissions for creating not just environments but also implementing it in the way that is required, because that's what is recognized by policy, but also science says this. So if we don't do it, three things are likely to happen. One, you are missing an opportunity. This is a window of opportunity in the first 8 years to create the right foundation, and we'll end up missing an opportunity. And the reason this is an important issue for us as a society in India, because it's a whole society issue. It is not about just schools. It's about communities. It's about families. It's about parents. It's about homes. It's about everything. And therefore, these foundation years need a whole society attention. Therefore, we are going to be missing an opportunity if we don't create thriving environments, empowering environments for growth. And it is also our best opportunity for equity, of course, as a country. Of course. So Rajendra ji, if I may ask you the same question, I mean not the same question, but what I want to understand is, why don't we do it? What do you see as the barrier to this approach of learning? Thank you for the question, and I'll carry forward where it was left. So basically what we would lose, we must understand that
it's very important. The initial years, which we call foundational years, are for the child's cognitive development and his development of fine motor skills. So by the age of 9, the 70% of cognitive development is complete. If we understand it crudely, it's like writing a hardware. So once the hardware is designed, you can't improve upon that. You may write some good software. So learning is maybe rote learning, that you can learn any number of time and any number of information you can accumulate. But your basic development to grasp those those concepts is called cognitive development, which is over by 9 years of age. So if we lose those initial age group, and then it's an opportunity lost for the child. So his development and his capacity to learn would be reduced. So that is where it's important. Now, what is stopping us? I don't think so anything is stopping us other than maybe, these days addiction to technology and, No, is it also apps that and as phones. adults we probably do not know or recognize this potential that, such nurturing spaces can provide to children? We probably are not aware and we are very fixed about the ways of learning that we already know. To a large extent, yes, and it's the responsibility of everybody who are parents, who are teachers, who are policymakers, who are influencers, who have that capacity to, influence this learning landscape, that we provide these opportunities to children. Children should move out. They should learn by doing. Learning by doing is the best way to learn for everybody and for all age group. And if we talk about new education policy, one of the emphasis is lifelong learning. That it's not limited even to children. There's a concept of lifelong learning that we as adults also learn. So for as adults, I think this is our learning and our takeaway, that children should be out, they should learn, they should be on the field, and they should be learning by doing. They should be playful, and games should be a way of doing this. If I may take few seconds more. When I was in the district long back, we used to work on a concept building as learning aid, where in Anganwadis and schools, the entire building was changed in a learning platform. So if a child enters the school, so from the first step till the last door entry, you'll see the markers, 1 feet, 2 feet, 5 feet. So while walking, they'll understand what's the meaning of feet. Sure. So, entire classroom would be painted by the bars. So doors, when they open, it's marked by the angles. So if you teach angles to them, on blackboard, it's difficult to learn. But if you open the door, you understand now, okay, this is 90 degree. Sure. They learn it better way. So that's how we need to, convert our schools into laboratories of learning. Absolutely. We need to, there has to be an environment where children are inspired to learn and they look around and they learn. We don't have to tell them that now is the time to learn. We'll come back to that discussion, but let me go across to Bangalore first, where my colleague Haripriya is joining me. Haripriya, over to you. Haripriya is joining me. Haripriya is joining me. Hi Nagma. We are here in Bangalore's IT corridor and we are surrounded by the children of the migrant community who are painting pots, making kites, doing rangolis, truly learning through playing. And we have with us Soumya, who is the co-founder of Gubachi Learning Community, which is one of the partners of XSTEP Foundation. Soumya, tell us a little bit about Gubachi Foundation and also a little bit about learning through playing. We see children understanding pictures, understanding paints. So tell us a little bit about this experience. Yeah, so Gubachi works with migrant communities and children of migrant communities. And so what we have is an initiative where we reach out to children for cultural integration, where different festivals are celebrated in a big way. Today we are here at the Karimanagrahara community, which is a migrant community, Kannada migrant community. And we are doing pot painting, kite making, all of that to get children to engage tactically with use tactile work and just be with their culture. Yeah. Soumya, these are also children that come from difficult homes, bad financial conditions. So how do you make sure that they truly, bachpan manao, as we say, how do they let go of all of that and come here and enjoy? Yeah, though, so our experience of the past 10 years has been that all that we need is to give a lot of love and care to children and give them a lot of opportunity to learn through play. And in line with XSTEP's mandate
and objective. And we've been seeing play making a lot of difference to children who definitely are coming from traumatic backgrounds. So we are seeing a lot of difference in how the children's well-being is being taken care of through play. Yeah, thanks. Yes, so we are here and we see children painting, we see big bottles of paints, and we have the volunteers that's helping them with that. We also see them making small kites using a lot of tact here. With Soumya, there's also Rizwan Ahmed, who's another co-founder of Gubachi Learning. So thank you, Rizwan. So tell us a little bit about what's the kind of impact that you see when, children learn through playing, the kind of experience that you are having right now. Could you give us any examples of some children that you would have trained in the past? So what happens is this: we work with particularly migrants, and these are the children who don't have access to so many things. When we give them this opportunity, they tend to grow with that, and we know how helpful it is, playful, and the childhood, so critical years for a child to grow. So we have, of the past, if you see our impact, we have seen a son of a painter who has migrated from Bihar, interior Bihar. Today he's doing his bachelor's in technology. So that's the impact we see. That's, you should give the opportunity to them through various ways and what you call occasions, so that they also can get an opportunity, use that, and then grow. Great. This is the learning center in the outskirts of Bangalore, and these are the children truly manawing the bachpan today by learning and playing. By learning and playing. Okay. By learning and playing. Thank you so much. Rajendra ji, a very quick reaction before I let you go. Tourism की बात करें, आप tourism secretary हैं. ट्रैवल टूरिज्म बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को सिखाने के लिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो. तो इस तरह के लिए कोई पहल की गई है क्या कि बच्चे ऐसे सीखें? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो पूरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको बुक्स के बजाय उन स्थानों पर जाकर सीखा जा सकता है. बहुत सारी हमारी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, अगर गुजरात के इतिहास की बात करें तो नर्मदा, सिंधु और ये तमाम घाटियाँ वो हड़प्पा संस्कृति के टाइम के विरासत से लेके और मॉडर्न टाइम तक सभी तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं. सो हमारे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जो है वो बच्चों के टूर्स इन जगहों के करवाए जाते हैं. तो अगर आप मान लीजिए धोलावीरा की अगर हम बात करें या लोथल डॉकयार्ड की बात करें, बच्चों को अगर हम 1 महीने तक भी वो पढ़ाएं तो भी वो उसको ग्रास्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो उस साइट पे 1 दिन के लिए भी जाएंगे तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह की जगह है, किस तरह की सभ्यता है, क्या वहाँ पे एक्चुअली में था. सो प्रवासन और शिक्षण इन दोनों का एक साथ हम लोग काम करते हैं और स्कूल के जो टूर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और वो विभिन्न स्थलों पर जाकर उनको सीखते हैं. तो बस कोशिश ये है कि इस तरह के टूर्स ज़्यादा हों और हिस्ट्री ज्योग्राफी हम इस तरह से ज़्यादा सीखें तो बच्चों को फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इससे पहले कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हम यहाँ पतंगबाजी की बात कर रहे हैं. यू ऑल कैन ऑल्सो गो to ndtv.com/bachpan manao and fly the virtual kites there. Let your creativity flow free. Color your kites, paint your kites, choose your color, design it and fly the kites. We take a quick break while you do that. तो आज हम बचपन का उत्सव मना रहे हैं. बचपन का उत्सव यानी 8 साल कम से कम बच्चों को बच्चों की तरह रहने दें, खेलने दें और खेल के जरिए सीखने दें. पर अमिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं यूनिसेफ से. अमिता जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि माँ बाप को लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं तो समय बर्बाद हो रहा है, तो आंगन हैं या केयर गिवर्स हैं या माता पिता हैं, उनके जरिए इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? हाउ डू वी गो अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट? See, it is very important for the entire ecosystem to promote, preserve and prioritize play. If the entire ecosystem will be promoting, the parents would also be aware that खेल खेल में सीखते हैं. तो अभी जो हमारी अप्रोच है कि बहुत खेल लिया अब पढ़ो,
या चलो बहुत पढ़ाई कर ली अब खेलो. We have to shift from that and खेल में पढ़ो. That's the approach. And when they will see it being practiced in schools and Anganwadis, they will recognize the importance. We'll also have to give them some tools कि घर में ही, घर की एक्टिविटीज़ में ही, घर में जो सामान है उसी से कैसे खेल कर बच्चों की लर्निंग को बढ़ावा दे सकते. जी जी. तो मैं गायत्री जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं ना, और घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप खेल सकते हैं. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स फ्रॉम द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर लर्निंग? जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम ड्रम बजाते हैं तो उससे आप मैथ सीख सकते हो, काउंटिंग सीख सकते हो. या फिर हमारे हमेशा परंपरा रही है कि यू मेक डॉल्स. सो डॉल्स आर नॉट जस्ट फिगरीन्स, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कल्चर एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. एक्टिव प्ले जैसे कि आप पेपर से कुछ बनाते हो और काम नहीं करता है तो सोचना कि क्यों काम नहीं कर रहा है और उसको इम्प्रूव करना. दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग विच हैपन्स विद चिल्ड्रन. एंड टू से कि आप स्कूल में जो है अगर बैठे हो और पैसिवली सुन रहे हो तभी सीखना होता है, ये ज़रूरी नहीं है. सो वी ट्राई टू मेक एवरीथिंग इनटू अ एक्टिव प्ले विच इज़ एंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग द माइंड एंड हैंड्स ऑफ द चाइल्ड. Absolutely. Deepika, if you can take it forward from here, what are those objects? In fact, we've seen कि बच्चे तो खिलौनों से खेलते नहीं है जो आप उनको खरीद कर दें, वो घर की चीज़ों से ही ज़्यादा खेलते हैं. I think this is this is something that every parent says and all our observation has taught us. And our curriculum says that as well. बच्चे जो घर में हैं उसके साथ खेलते हैं. The beauty of play is play doesn't need things. Play just needs mind and the presence. So vegetables can become play, beans can become play, dal can become play, bartan can become play. It is what the child does with it, and more importantly, it is what the child invites the adult to do with them. Together, they could actually create a lot of play, make-believe play, making up kahaniyan. Just even conversation through which stories are made is play. So play is all around us. We just have to give ourselves permission, and that is inherently the invitation of Bachpan Manao. Absolutely. To every adult to give ourselves the permission. So, but what do you want to tell the adults, the caregivers, the parents who are watching and listening today? But probably they would be at times at a loss of how do we do that? See, the thing about childhood is that it offers a lot of opportunities, and it's not always fun and games. I mean, that's the nature of life. Sometimes it's something is irritating, something is annoying, the child is crying. All of this is part of life. The only one single message of the Bachpan Manao ecosystem across UNICEF and many other organizations, as well as several of our collab actors who work across the country, NGOs across the country who work on the ground, and all our policy is very simple. Give ourselves the permission and observe and engage with childhood and play. Once we tell ourselves that this is a fun thing to do, then we will actually give ourselves to explore more with it and create more with it. And recognize that as growth. Recognize this time period and this opportunity of learning as growth, and growth not being measured only in certain very specific ways, but see growth holistically. पर That इसके is पहले really the message. जी, इससे पहले कि मैं हर्षा के पास जाऊं, जयपुर में एक और सवाल आप तीनों में से कोई भी अगर जवाब देना चाहें कि बच्चों की स्कूल भी शुरू हो जाती है, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कम से कम 5 साल में तो शुरू हो ही जाती है, तो कहीं ऐसा ना लगे कि हम उस फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ है. इन दोनों को मिला जुला कर कैसे कर सकते हैं हम काम? I just want to clarify one thing कि ये खिलाफ नहीं है. हाँ, क्योंकि ये पॉलिसी है अभी. Yeah. It is a continuum. One of the biggest aspects of the national education policy is to see which the rest of learning after the years of 8 and 9 are built. Yeah. So important to address that part. Yeah, so that's where the policy does lay emphasis, that how we build the capacities of our educators to implement this. So it's basically also building capacity of our educators. Empowering our schools to do that, to create those opportunities, right? And often what happens is that Keep the mic up. Yeah. teachers teach the way they themselves have learned earlier. Absolutely. So somewhere, once that cycle breaks and they actually experience the joy of learning through play, it would be a natural process to use it and make it a part of learning as it should be. So important
to actually experience the joy of learning, because learning most of the time is becoming a burden, and that's what it should not be. So how do we ensure that, Gayatri or Deepika? By ensuring that it's a lifelong learning process, because once a child gets joy and motivation in knowing something, he will continuously learn it with or without school. So that spark has to be ignited, and play can actually do that. Because if you look at the natural behavior of children, play and learning go hand in hand for children. It is through school that we try to break it apart, and now it is time to combine it back. I think I just want to build on what Gayatri said, to say that, if you were to just look at it and say if it's instinct for children and children are always fine, but children manao bachpan anyway. Maybe we are stopping them from doing that, right? Perhaps how to do it is to create experiences and joyful learning experiences for adults around children. Festivals like this, where adults and children do things together, where teacher training is also joyful for teachers. Yeah. Perhaps some of those things can actually bring the joy of learning into the lives of adults as well, and it will percolate. And it will also lead to better retention. There is enough research which tells us it's not just about the joy. When you learn in a joyful and experiential manner, the retention is much more higher. So our job is done. Yeah. So you've been a part, Amita, of the National Early Childhood Care and Education Policy Framework for the government. So what is this policy, and when it comes to play, how important is play there? And so the National ECC Policy 2013 and subsequent, even the NEP 2020, both policies emphasize the importance of play. And play and experiential learning is embedded in both the policies. And also the approach is very holistic. It's not just that the curriculum needs to be in place. So the curriculum needs to integrate play-based learning. Both the policies also talk about capacity building. Both the policies also talk about the cultural and contextual relevance of play materials. So that's key, and it will harness what we have culturally available with us for play-based learning. दीपिका या गायत्री, पहले आपसे मैं पूछूं कि हमने उन टॉयज़ की बात की जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ख़ास करके जिससे बच्चे सीखें भी, खेलें भी, सीखें भी, पर उनको उन जगहों पे पहुंचाना जहां पर ये बच्चे हैं. हाउ आर वी डूइंग दैट? आर वी वी हैव टू इक्विप द स्कूल्स, द लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, so that they provide those kind of nurturing spaces. So what is the program or the policy framework that is helping us do that? So one is, of course, teachers training, as we said, because we are talking about toys and we are talking about play experiences. तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए जो है टीचर सेंसिटाइज भी हो सकते हैं, और ये टीचर ट्रेनिंग कितने बड़े पैमाने पे हो रही है, गायत्री? किन स्कूलों में हो रही है? सरकारी स्कूल के टीचर्स को क्या हम ट्रेन कर रहे हैं? किन शहरों में हो रही है? क्या इसके कुछ डिटेल्स हैं? तो अभी जैसे एनसीईआरटी के साथ एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें मैं भी पार्ट थी, वेयर वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट 3 month टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि पेरेंट्स भी पार्ट ले सकते हैं, ऑन हाउ प्ले बेस्ड पेडागोजी, टॉय बेस्ड पेडागोजी कैन एक्चुअली हेल्प children and how they can support the whole thing and facilitate that. तो इस पैमाने पे होने से, I mean throughout India, all the teachers who want to experiment and explore this would be enabled through this online 3 month program to actually take part in it and learn from that. Okay. I also want to understand, Deepika, that teachers are being trained, parents are being trained, but on what scale are we looking at? It's just a beginning, it's a long journey, are we starting right now? What's happening? I would say there's a lot that's happening on the ground across the country. There is a lot of action across the country. And one of the main reasons, I think, even this conversation we are having as part of this initiative and campaign is to actually make it a very open societal conversation. And it is not about training as much as imbibing the spirit of it and finding your own solutions for it. Training is essential, yes, and that is one of the many things that have to happen. And so ideas have to travel, and conversations like this need to happen in every nook and corner of the country. Absolutely. Yeah, you want to add something? I would also mention that, we have such a rich heritage of crafts and toy crafts across India, and I have worked with many of them, and I think it's very important also to involve these heritage crafts into this conversation. Okay, so thank you so much. That's wonderful to
at least to make a beginning, and we're having a conversation here today, especially on this day of Makar Sankranti and Uttarayan, where kites are flying all across the sky, in Gujarat at least, and many other places in India. It's beautiful and it's symbolic of the freedom that we're talking about. बचपन मनाओ, बच्चों को खेलने दो, पढ़ने दो, सीखने दो साथ साथ. और इस साथ साथ में मैं आगे जाकर अब बात करना चाहूँगी उन बच्चों से जो यहाँ पर जुटे हुए हैं और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे बिखेरा है कागज़ पर, पतंगों पर. बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का. नीचे चल के थोड़ा देखते हैं कि बच्चों ने यहाँ पर किया क्या है. ये सारे बच्चे जो यहाँ साथ में जुटे हैं और ये देखिए, ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इनको रंग दिए गए थे, इनके हाथों में ब्रश थे और पतंगे भी इनके साथ में है. बहुत सारे बच्चों ने अपने पतंगों को रंगा है. बात करना चाहूँगी मैं कुछ बच्चों से यहाँ पर जिन्होंने इतनी देर में, जब तक हम ये चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे अपनी कलाकारी दिखाई है. आप में से बच्चे कोई बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या किया आपने? हमने यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, हमको बहुत अच्छा लगा. मज़ा आया? हाँ, मज़ा आया काफ़ी? हाँ बहुत आया हमको मज़ा. जैसे हम यहाँ आए तो हमको अच्छा लग रहा है. हाँ अच्छा लग रहा है. जब आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं और अभी यहाँ पर जो कर रहे हैं, किस में ज़्यादा मज़ा आता है? यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है. जैसे ये मनाया हमने. आप में से और कोई बताना चाहेंगे कि क्या किया इतनी देर में? मैंने एक ये ट्री बनाया है और मैंने ये पिकॉक बनाया है और मैंने ये सेव ट्री सेव लाइफ का एक मैसेज भी दिया है और मुझे बहुत मज़ा आया ये बनाने में. और पूरा सब बहुत अच्छा क्रिएटिविटी दिखा रहा है अपनी. एंड दिस इज़ सो गुड. This is so good. Children are having fun. It's a bright, sunny, windy day. और यहाँ पे सारे बच्चे एकजुट हुए हैं तो इनकी यहाँ पे पिकनिक हो रही है और बहुत मज़ा आया. और आपको भी हम बार बार ये बता रहे हैं कि इसका पूरा मकसद ये है कि बचपन जो है वो एक उत्सव का समय है, तो बच्चों को बचपन मनाने दें, सीखने दें, खेलने दें और इसी के ज़रिए वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं. और यही हमारी पहल है यहाँ पर एक स्टेप फाउंडेशन के साथ बचपन का उत्सव मनाने का, उसी ज़रिए सीखने का. एक बार फिर से दीपिका मैं आपके पास आऊँगी इससे पहले कि हम इस शो को ख़त्म करें, कि इसकी जो शुरुआत हुई है एक स्टेप फाउंडेशन के साथ मिलकर NDTV ने इस कैंपेन की शुरुआत की है. इसके पीछे जो ये ख्याल था कि ये करना बहुत ज़रूरी है, how did that thought come about? How important did you all feel this was, that we have to start this conversation? The conversation, at least for us, began 2 years ago. And we've been doing this not alone, but we started with 3 organizations, then with 13 organizations, with 100 plus organizations, all of whom work on the ground, committed to the idea of enhancing and creating joyful, thriving learning experiences for every child in India. So this is already a societal movement. So the idea essentially is this: how can we look at a societal level, raise the level of conversation to create joyful learning experiences for every child in India? So that's the message. So thank you so much, and I would like to thank the Gujarat Tourism for supporting us in this campaign here on this Makar Sankranti. We enjoyed this beautiful day with children and having this lovely conversation. So do tune in to NDTV and join us in this campaign as we celebrate childhood. बचपन मनाओ, बच्चों को सीखने दो, बच्चों को खेलने दो. Thank you so much.